देखो देखो ये सदियों की अपनी कहानी, झरनों सी बहती जो तुमको सुनानी। गाथा ये वीरों की फिर से है गाली, जैसे दादी की लोरी और नानी की कहानी। चाहे कबीर के किस्से हो या तुलसी के बिखरे हो दोहे, कुदरत की देखो ये रंगत यहाँ, मिलके इन्हें हम पिरोए। ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत। नमस्कार मित्रों, विंध्य की विरासत धारावाहिक के लिए इस बार हम आपको विंध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड के उन प्राकृतिक सौंदर्य से आपका परिचय कराते हैं जो कि पर्यटन की दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यहाँ पर फिल्म की लोकेशन के लिए भी ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो लोग फिल्म निर्माण में रुचि रखते हैं, और मैं उन लोगों से आपका परिचय कराऊंगा इस अंक में जो फिल्म विधा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आइए हम आपको विंध्य प्रदेश के बघेलखंड और बुंदेलखंड के उन प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के झरने, यहाँ के पहाड़ और यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के स्थान से आपका हम परिचय कराते हैं। नदी, पहाड़, झरने, हरे भरे वृक्ष, बेल, लताएं, फल फूल, सुंदर पक्षी, इंद्रधनुषी रंग लिए रुई से बादल। प्रकृति का ये सौंदर्य यदि एक साथ देखने को भी मिल जाए तो किसी को भी एक पल के लिए विश्वास करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो वहीं गाहे बगाहे किसी भी खूबसूरत दृश्य को देखते ही उसके फिल्मी सेट होने का ख्याल आ ही जाता है। ऐसे ही वास्तविक सौंदर्य से धनी है बुंदेलखंड और बघेलखंड से मिलकर बना विंध्य प्रदेश। यहाँ प्रकृति ने अपने यौवन की छटा इस कदर बिखराई है कि यहाँ की प्रकृति के सौंदर्यतम स्वरूप के दर्शन अनायास ही हो जाते हैं। यहाँ की हवाओं में आध्यात्म घुला हुआ है, तो यहीं पर राजसी परंपराओं को भी पाला जाता है। यही वो धरती है जिसे सफेद शेर के लिए पहचाना जाता है। पुराणों में उल्लेख की गई इस धरती का संबंध भगवान श्री राम के कुल रघुवंश से जुड़ा है, तो यही धरती राम वनागमन पथ से भी सजी हुई है। विरासत की धनी धरती की सुंदरता में चार चांद लगाती है यहाँ की साहित्य और कला समृद्धता। और प्रकृति का यही सौंदर्य कलाकार को प्रथम प्रेरणा देता चला आ रहा है। और यही कारण है कि यहाँ के कलाकार हों चाहे साहित्यकार हों, सभी ने कला की बदौलत देश विदेश में अपनी जगह बनाई है, जिनमें कथाकार
अशोक मिश्र भी एक हैं। वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्म लिखकर कलम का जादू चलाया है। देखिए, अच्छे सिनेमा की संभावनाएं दुनिया में हर जगह होती हैं। जंगल में भी होती हैं, जंगली गांव में भी होती हैं, यहाँ भी है। और क्योंकि हमारा देश एक तो बहुत खूबसूरत देश है, कहीं भी आप चले जाइए तो यहाँ का संस्कृति, कल्चर, बोली, भाषा, ये सब बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि विंध्य प्रदेश की जो बोली है, जो मिठास है इसमें, इसको लेके हम काम करें। यहाँ का जो सुंदर स्थापत्य है, जगह जगह वास्तुकला है जो यहाँ की, उसको शामिल करें अपने काम। तो विंध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। यहाँ कवि बहुत अच्छे हैं, लेखक बहुत अच्छे हैं, यहाँ अभिनेता बहुत अच्छे हैं। तो ये सब लोगों को मिल के सोचना चाहिए कि हम अपने प्रदेश के लिए सिनेमा में क्या कर सकते हैं। सिनेमा सिर्फ पैसे से नहीं बनता, पैसा उसकी ज़रूरत तो है सिनेमा की, लेकिन सिर्फ पैसे से सिनेमा नहीं बनता। सिनेमा बनता है दिमाग से। दिमाग होना बहुत ज़रूरी है सिनेमा बनाने के लिए। अच्छा सिनेमा बनाने के लिए अच्छा दिमाग होना ज़रूरी है। तो यहाँ अगर हम सिनेमा बना रहे हैं विंध्य प्रदेश में, तो हमको दिमागी तौर पे तैयार होना चाहिए। हमको खूब सिनेमा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, साहित्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो हम अच्छा सिनेमा बनाएंगे। नहीं तो हम अपना पैसा बर्बाद करेंगे। अपने शौक के लिए सिनेमा नहीं बनाना चाहिए। सिनेमा बनाना चाहिए ताकि उसको दुनिया भर के लोग देखें, ग्लोबल हो सिनेमा। और ग्लोबल ऐसा नहीं कि सिनेमा बनाया तो यूट्यूब में डाल दिए तो ग्लोबल हो गया। नहीं, ग्लोबल मतलब ये है कि ऐसा सिनेमा जिसको दुनिया भर के लोग पसंद करें, जिसकी तारीफ करें, जिसकी प्रशंसा करें। अब वेलकम टू सज्जनपुर है, तो जब मैं यूटीवी में उसको सुनाने के लिए गया तो उन लोगों ने, वो मॉडर्न लड़के लड़कियां थे जो सुनने वाले थे वहाँ, तो उन्होंने सुना उसको। तो उन्होंने कहा कि ये भोजपुरी फिल्म तो नहीं है। मैं कहा नहीं, ये भोजपुरी फिल्म नहीं, ये ग्लोबल फिल्म है, पूरी दुनिया में देखी जाएगी, इसका कंटेंट देखिए आप। तो बोले ठीक है, क्योंकि उनको कहानी बड़ी पसंद आई थी। तो राज कपूर साहब के समय का सिनेमा जो था वो बहुत साम्यवादी सिनेमा था। उन्होंने बहुत सारी ऐसी जागते रहो और बहुत सारी फिल्में जो रशिया से बड़ी मैच करती थी। ऐसा सिनेमा जो बहुत बिना पैसे के या कम पैसों में, पैसा तो लगता ही है कुछ ना कुछ सिनेमा में, पर बनाया जा सकता है, उसमें संभावना मुझे पूरी लगती है। अगर आपके पास अच्छी कहानी हो तो आपकी 100 चीज़ों को ऑडियंस माफ़ कर देती है। और रीमा दास का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि रीमा दास बम्बई में स्ट्रगल कर रही थी और कुछ खास कर नहीं पा रही थी, तो वो अपने असम के गांव चली गई और वहाँ उसने एक 5D कैमरा खरीदा था, वो था उसके पास। और उसकी बहन थी, यूनिट में 2 ही लोग थे, वो और उसकी बहन। और गांव के बच्चों के साथ उसने एक फिल्म बनाई, विलेज रॉक स्टार नाम की। वो फिल्म उसने 1.5-2 साल में शूट किया और हर मौसम में वहाँ के शूट किया, बाढ़ में, ये वो गांव। तो अद्भुत फिल्म बन गई वो, बहुत कम खर्चे में। और उसके बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन सिंगापुर की एक कंपनी ने किया और काफ़ी उस फिल्म को सराहना मिलने लगी। उसको मामी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, फिर उसको अभी नेशनल अवार्ड मिला, फिर दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है और सब जगह उसको अवार्ड मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो छोटे शहर के लोग हैं, छोटी जगह के लोग हैं, उन लोग भी बहुत अच्छा सिनेमा बना सकते हैं। पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ आपको लोकेशन फ्री में मिल जाता है, आपको रहने ठहरने की सुविधा हो जाती है। आप अपने जगह के कलाकारों को लीजिए, यहाँ के अभिनेताओं को ढूंढिए जो बढ़िया अभिनेता हैं। तो आप देखिएगा कि आप अच्छी फिल्म यहाँ भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कहानी नहीं है तो इतने बड़े कहानीकार बैठे हुए हैं हमारे देश में, आप रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई कहानी क्यों नहीं बनाते? पहले तो कितनी कहानियाँ बनती थी टैगोर की, काबुली वाला, ये वो, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं टैगोर की जो विंध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बन सकती हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ बन सकती हैं। तो कहानी आपको बढ़िया मिल जाएगी। टॉलस्टॉय की कहानी ले लीजिए जो विंध्य प्रदेश में अच्छी बन सकती है। तो कहानी में अगर आपको अच्छी मिल गई
तो समझ लीजिए 50% काम तो आपका सफल हो गया, बाकी 50% आपको सफल करना है। तो आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी मिली हुई है, तो कहानी अस्त व्यस्त और ख़राब से मिली हुई है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसको बहुत ध्यान देना हो, ये कहानी की, अच्छी कहानी की ज़रूरत हर सिनेमा के लिए है, बॉलीवुड के सिनेमा के लिए भी है, जो कि वो टेक्नोलॉजी की हॉबी हो रही है। जब कहानी नहीं होती तो फिर क्या करते हैं कि कैमरा वाला ऐसा घुमाएगा, वो करेगा, ये करेगा, बड़े बड़े सेट लगाए जाएंगे। तो सहज ढंग से भी कहानी कही जा सकती है, लेकिन जब आप कहानी कहने में कमज़ोर हैं तो फिर आप बाहरी आडंबर का बहुत सहारा लेते हैं। तो अगर आप कहानी अच्छे से कह पा रहे हैं, यहाँ रह के आपके अच्छे एक्टर हैं, यहाँ उनको लेके कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। छोटे शहरों में ज़्यादा गुंजाइश है अच्छे सिनेमा की, क्योंकि ये जड़ ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है सिनेमा। इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, इसलिए वो अंधे नहीं होते हैं, उनकी आंखें खुली होती हैं और अच्छा सिनेमा बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि विंध्य प्रदेश में सिनेमा बढ़िया बन सकता है, और आप बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ 4-5 चीज़ों का ध्यान रखिए कि कहानी अच्छी हो, उसको प्रॉपर शूट करें, अच्छी टीम हो, टेक्निकल टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए, गलतियां ना हो, तो कम पैसों में भी अच्छा बना सकते हैं। विंध्य की विरासत। बघेलखंड हो या बुंदेलखंड, इन जगहों की नैसर्गिक सौंदर्यता को देखते हुए यहाँ फिल्म निर्माण के लिए बिल्कुल सही स्थान कहा जा सकता है विंध्य प्रदेश। यही कारण है कि इस धरती के बेटों को जब कभी मौका दिखाई दिया, उन्होंने इस क्षेत्र की सुंदरता को कैमरे के आगोश में जरूर समेटा है। और फिल्म निर्माण के लिए यहां मौजूद अनंत संभावनाओं की ओर फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर बरसों पहले बनाई गई फिल्में बिंदिया और बंदूक, नागफनी, जिसमें महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान ने पार्श्व गायन किया था। प्राकृतिक संपदा है, उसकी तो अथाह धरोहर है ही। जो प्राकृतिक छटाएं हैं, दृश्यावलियां हैं, जीव जंतु हैं, प्रायः हर प्रकार के जीव जंतु यहाँ के जंगलों में मिलते हैं। घड़ियाल केन प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ लेखन और साहित्य और कला का संबंध बहुत प्राचीन काल से विंध्य क्षेत्र से रहा है। और जो नागफनी फिल्म थी, नागफनी द कैक्टस, वो एक आदमी के ही नहीं वरन जो समाज की रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों के रूपांतरित, एक व्यक्ति के रूपांतरित होने से कैसी समस्त विसंगतियां रूपांतरित हो जाती हैं, ये इस विषय पर आधारित फिल्म थी। और गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के जो यथाप्रज्ञ स्थिति के बारे में वर्णन है, ये कंप्लीटली इसका नायक एक स्थित प्रज्ञ नायक था। साहित्य और सिनेमा और कला सब में आध्यात्म की महक शामिल होने से उसमें गुणवत्ता का निखार ही होता है। क्योंकि नागफनी फिल्म बड़े छोटे पैमाने पर 2-4 मित्रों द्वारा सीमित दायरे में, सीमित साधन से बनाई गई फिल्म थी, जिसे हमने 16mm कैमरे पे बनाया था। उस समय ये आध्यात्म का ही प्रभाव था जो नागफनी फिल्म के लिए उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जैसे नामचीन अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से मेरे निवेदन पर उन्होंने इस फिल्म में पार्श्व गायन स्वीकार किया था। संभवतः वो पहली दूसरी एक आध भी फिल्में होंगी जिसमें उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने
ऐसा गायन किया है। और वो भी आध्यात्म के कारण ही था। उसमें कबीर ग्रंथावली के मैं अपने साहब संग चली, ये आध्यात्म की उच्चतम दशा को दर्शाने वाला गीत है। जहाँ तक विंध्य क्षेत्र की बात है, विंध्य क्षेत्र में सिनेमा से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे मन मस्तिष्क हैं। विंध्य में बहुत अपार संभावनाएं हैं और अभी इस क्षेत्र में कुछ लोगों में मैंने सुना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संघर्ष कर रहे हैं। सिनेमा में नेटफ्लिक्स पे जो ये सीरीज़, वेब सीरीज़ बन रही हैं, इनमें और प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत लोग काम कर रहे हैं। ये जो काम हो रहा है ये बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगा। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अभी नवजात के रूप में पल्लवित पुष्पित हो रहे इस इलाके में कई उल्लेखनीय फिल्में तैयार की गई हैं, जिनमें पान पर आधारित वृत्त चित्र हो या लोक परंपराओं पर बारीकी से अध्ययन करती फिल्म नौरता हो, तो वहीं सीमेंट और मैहर मां शारदा पर बनी विशेष फिल्म जैसी कई और फिल्में भी जरूर याद की जाती हैं। विंध्य की विरासत फिल्म एक बड़ी सशक्त विधा है। पहले के युग में ये इसलिए कठिन थी क्योंकि इसमें जो बनाने की जो तकनीक थी वो सेलुलाइट फिल्म पर थी और उसके कैमरे आदि भी बड़े ही क्रिटिकल थे। वो मिलते भी नहीं थे, आसानी से मिलते नहीं थे। उसके लिए ज़रूरी था कि आप एक ट्रेनिंग लेके ज्ञान अर्जित करें, एक तरीका अर्जित करें, और उसकी इंडस्ट्री मुंबई में थी। फिल्में मुंबई के बाहर बनना बड़ा कठिन होती थी। पहले आउटडोर भी बहुत कम शूट होते थे, यहाँ तक कि स्टूडियोज़ के अंदर ही पूरा इंडोर कर लिया जाता था। जो कुछ है बम्बई में करके फिनिश कर दिया जाता था। लेकिन जब से डिजिटल युग आया है और ये कैमरे ऐसे उपलब्ध हो गए कि आपके हर हाथ को चलाने में उसमें से ध्वस्त हो सकते हैं, ऐसी स्थिति जब आ गई तो ये विधा भी अब धीरे से चारों ओर डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। अब उसके लिए किसी उद्योग की ज़रूरत नहीं है, किसी स्थान की ज़रूरत नहीं है। मुंबई जैसे इंडस्ट्री कहते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है। उसका कारण ये है कि जो विषय हैं, जो कथाएं हैं, जो बैकग्राउंड्स हैं, जो सौंदर्य है, जो नदी है, जो पहाड़ है, जो जंगल है, जो कथाओं के मूल आधार संस्कृति है, जनजातियां हैं, वो सब तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही है ना। इसके लिए आप मुंबई में तो इनको ले जा कर के शूट नहीं कर सकते ना। तो इन सब को करने के लिए जब हमारे पास एक सरल कैमरा, सरल पद्धति डिजिटल आ चुकी है हमारे हाथ में, तो अब ये कोई बाधा नहीं है कि हम फिल्म जगत को एक कठिन काम मान के, फिल्म के कार्य को कोई कठिन काम माने और उसको करने में हिचकें। यदि आपके पास में कैमरा चलाने की सिद्धता है तो कैमरा अगर हाथ में है तो आपके पास फिल्म आपके हाथ में, कोई कमी नहीं है। फिल्म इस क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में तो इसलिए भी ज़रूरी है, इसमें होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ की संस्कृति की जो कथाएं हैं, जो ग्रामीण जीवन की कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो सब अभी तक स्क्रीन पे आई ही नहीं है। वो मूल्यों की कथाएं हैं और उनको स्क्रिप्ट लिख करके बहुत अच्छा उनके ऊपर चित्रांकन कर सकते हैं, उनकी अच्छी कथाएं बना सकते हैं। जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी तो श्रृंखला ही यहाँ पर है। आप यदि एक एक मॉन्यूमेंट को उठा लें तो उसके पीछे एक लंबी कथा जुड़ी हुई है जो आपको बड़ी रुचिकर में लगेगी। आप ही को नहीं, मुझे लगता है कि वो विश्व स्तर पर भी लोग उसको सराहेंगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं भारत को अंदर से। जो लोग अंदर से जानना चाहते हैं उनको तो निश्चित ही इन्हीं क्षेत्रों में आना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ पर वन्य जीवन की बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं, ऐसे सुविधाएं हैं।
आप वन्य जीवन पर अच्छी फिल्में बना सकते हैं। यहाँ पर अभ्यारण्य हैं अच्छे अच्छे, जैसे बांधवगढ़ है, अगर आप कर सकें तो उसके ऊपर एक काम कर सकते हैं। आप यहाँ की लोक कथाओं के ऊपर बहुत अच्छी कथाएं कर सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। आप यहाँ की ऐतिहासिक कथाओं पर भी बहुत अच्छी कथाएं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कथाएं फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात निश्चित है कि इन सब के लिए बहुत गंभीरता से आपको शोध करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने शोध कर लिया है आपको उनसे भी मिलना पड़ेगा, उनसे जानना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वो इन सभी विषयों पर बहुत लंबी फेहरिस्त है, उनके ऊपर फिल्में बना सकता है, जो निश्चित ही न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी सराही जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक जो काम हुआ विंध्य क्षेत्र में, उसमें बहुत से सीमित साधनों में लोगों ने काम करने की कोशिश किया है, और निश्चित ही वो लोग प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि जब फिल्में सिर्फ और सिर्फ बम्बई में ही होना संभव थी, तब उन लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया, उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश की। मैं यहाँ सतना को यदि कि केंद्र बिंदु बना के सोचूं, या रीवा को बना के सोचूं, या विंध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को भी बना के सोचूं, तो यहाँ पर फीचर फिल्में भी शूट हुई हैं। विंध्य की विरासत कार्यक्रम में इस बार बस इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर नई जानकारी के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।